नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करते हैं, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए अपना स्कोर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इज नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपसे जो कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बोला जा रहा है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि आपको एनपीसीआई के बारे में ध्यान में रखते हुए बताना है कि एनपीसीआई हमारी कंट्री में क्या काम करती है, ठीक है। और साथ के साथ आपको ये भी पूछा गया, बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट यानी कि एनपीओ टाइप की ये एक तरह से कंपनी है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे शॉर्ट में हम यूपीआई बोलते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन इज करंटली द सेकंड बिगेस्ट अमंग द एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम आफ्टर एनईएफटी। यानी कि एनईएफटी के बाद हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो पेमेंट के लिए गेटवे यूज किया जाता है उसके बारे में बोला जा रहा है, वो है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो एनपीसीआई के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एनपीसीआई के बारे में डिटेल में आपको बताया गया कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि पेमेंट और इससे रिलेटेड सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी सिस्टम है हमारी कंट्री में उसके रिगार्डिंग में काम करती है। बाद में इसमें आपको एनईएफटी और यूपीआई के बारे में कुछ डाटा दे दिया गया कि ये बोला जा रहा है कि एनपीसीआई के अंदर जो एनईएफटी है फर्स्ट नंबर पे यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाली पेमेंट गेटवे है, उसके बाद यूपीआई ऐसे बन गई है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हमारी कंट्री में नॉन फॉर प्रॉफिट नेचर की एक कंपनी है जो कि हमारी कंट्री में जितनी भी पेमेंट और उससे रिलेटेड जो सेटलमेंट होता है उसके रिगार्डिंग में ये काम करती है। यानी कि इस तरह के जो सिस्टम है हमारी कंट्री में कि पेमेंट किस तरह से और उसका सेटलमेंट कैसे हो, उसके रिलेटेड जितने भी काम है वो एनपीसीआई करती है। और इसे जो स्टैब्लिश किया गया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग से हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया है, जो कि आरबीआई का इनिशिएटिव है। ये आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है तो वो सारी बात करेक्ट है। अगर हम डिटेल में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो भाई इसका जो सेटलमेंट जो हुआ था यानी कि जो इसको सेटअप किया गया था एज ए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में किया गया, सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956 के तहत हमारी कंट्री में से स्टैब्लिश किया गया है। तो ये सारी बातें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में सारी करेक्ट है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे एनईएफटी और एनपीआई के बारे में कंपैरिजन करके बोला गया, एनईएफटी और यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के बारे में, कि ये बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे, ऐसी कोई बात करेक्ट नहीं है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। बल्कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो भीम यूपीआई सिस्टम है हमारी कंट्री में उसने 2 बिलियन ट्रांजेक्शन का जो काउंट है उसे क्रॉस किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी कि आपको सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताना है। इन 4 स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सी ये आपको चूज करना है। करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है द सेंट्रल सिविलेंस कमीशन सीवीसी इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी यानी इसे लॉ पास करके बनाया गया है। सेकंड में बोला जा रहा है यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है द सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में सीबीसी सिर्फ और सिर्फ
प्रेसिडेंट के सामने ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द सीबीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संगनाथन कमेटी, यानी कि के संथानन कमेटी जो आई थी हमारी कंट्री के अंदर, उसके बाद ही, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही सीबीसी को हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था, ऐसा आपसे ऑप्शन सी में बोला जा रहा है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है सीबीसी के बारे में द विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व बाय द सीबीसी, ये सीबीसी हमारी कंट्री के अंदर विजिलेंस अवेयरनेस वीक कंडक्ट करती है, इसे सेलिब्रेट करती है। तो ये चार स्टेटमेंट के रूप में आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इन चारों में से गलत ऑप्शन स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको चूज करना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार एक करके सब कुछ जान लेते हैं इसमें गलती क्या है, सही क्या है। तो इसमें ये आपसे बोला गया कि ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के सामने ये रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है, ये बात आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया था, जो कि बात गलत है। बाकी जितनी भी बातें, ये सारी बातें करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सीबीसी का मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें डिटेल में, तो ये जो सबसे पहले बोला गया कि इसे इसे एक लॉ पास करके बनाया गया, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो ये के संथानम की जो कमेटी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसे एस्टैब्लिश किया गया है, ये बात भी सही है। और अभी क्या हुआ है कि अभी इसके रिगार्डिंग में एक वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेंट्रल विजिलेंस वीक, अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आप इस हिसाब से बोल सकते हो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट पूछा गया था ये। बाकी अगर इस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो रिकमेंडेशन जो आई थी गवर्नमेंट की तरफ से के संथानन कमेटी की, वो आई थी 9 फरवरी 1964 में ये रिकमेंडेशन आई थी, और उसी के बाद हमारी कंट्री में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था ये इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग से स्टैब्लिश्ड हमारी कंट्री में किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो रिकमेंडेशन तो 1964 में आ गई थी, पर इसे स्टैब्लिश करने का काम 2003 में हुआ था, काफी देर बाद इसे स्टैब्लिश हमारी कंट्री में किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें कि इस ऑफिस की जो अपॉइंटमेंट जो भी होता है, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अगर हम बात करें तो वो हमारी कंट्री में जब स्टैब्लिश्ड होता है, यानी कि जब उसे इलेक्ट किया जाता है, उसके टाइम पीरियड की बात करें तो प्रेसिडेंट उसे हमारी कंट्री में इलेक्ट करता है, यानी कि उसे पोस्ट पे इलेक्ट करने की बात करें, अपॉइंटमेंट करने की बात करें तो प्रेसिडेंट करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उसके टाइम पीरियड की तो 4 ईयर तक का उसका सर्विस होता है, 4 ईयर तक का, या फिर उसके 65 ईयर उसने कंप्लीट कर लिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पहले अगर फुलफिल हो जाती है उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे विद रेफरेंस टू डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप बोल सकते हो शॉर्ट में डीईओ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि डीईओ को ध्यान में रखते हुए आपके पास जो स्टेटमेंट 1 ये रहा और ये 2 है, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1981। 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया, ये ऑटोनोमस बॉडी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसे बोल सकते हो डीईओ को। डीईओ का मीनिंग है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है डीईओ यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑर्गेनाइजिंग एरो इंडिया 2021, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2021 में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाएगी एरो इंडिया नाम से, और इसे जो ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो डीईओ करेगा। डीईओ आप जान चुके हैं कि डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट करने वाली, इसे ऑर्गेनाइज करने वाली है। इस एरो इंडिया 2021 को एक फेस्टिवल टाइप का समझ सकते हो, जिसमें प्रदर्शनी वगैरह होता है, एग्जीबिशन होता है डिफेंस से रिलेटेड चीजों के लिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन बी में ऑप्शन बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। डीईओ की बारे में बात करें, यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसे हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया, और इसका मॉनिटर और जो भी इससे रिलेटेड काम होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ही करती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके स्टैब्लिश की बात करें तो 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जो बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसका जो मेन काम ये होता है कि जो अगर हम पर्पस बोले इसे स्टैब्लिश करने का,
तो वो ये होता है कि मिलिट्री और सिविल एयर शो से रिलेटेड ये जो फंक्शन वगैरह होते हैं कुछ भी, उसे ऑर्गेनाइज करना होता है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसे एस्टेब्लिश करना, एक तरह से लोगों के सामने एग्जीबिशन शो करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में एक एक्टिविटी प्लान की गई है जिसका नाम रखा गया है एरो 2021, जिसमें ये प्रदर्शनी दोबारा हमारी कंट्री में शो की जाएगी और इसी प्रदर्शनी को, ये एग्जीबिशन को कंडक्ट करने का काम डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गंगा उत्सव 2020 में जो गंगा उत्सव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हमारी कंट्री में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में गंगा के क्लीन होने से रिलेटेड काम करती है। वो इस फेस्टिवल को, इस उत्सव को सेलिब्रेट करती है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द मिनी गंगा क्विज इज डिजाइंड टू मेक द यूथ एंड द स्टूडेंट अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है उसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट को और यूथ को अवेयर करने को ध्यान में रखते हुए एक क्यूज एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम रखा गया है मिनी गंगा क्विज। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने होंगे, दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो गंगा उत्सव 2020 को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि गंगा उत्सव की डिटेल में बात करें, तो गंगा उत्सव यानी कि जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज करती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो होता है ये 3 डे फेस्टिवल है, यानी 3 दिन का एक उत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर गंगा से रिलेटेड, गंगा रिवर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम, या फिर आप यूं बोल सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें स्टोरी टेलिंग, फोल्क आर्ट वगैरह, डायलॉग, इमिनेंट पर्सनैलिटीज के से रिलेटेड कोई क्विज, ठीक है, और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंस दी जाती है आर्टिस्ट के द्वारा, ताकि लोगों को गंगा रिवर को क्लीन करने, उसे प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, ये मेन इसका मोटिव होता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें आपसे बोला गया कि गंगा क्विज के बारे में बोला गया, ये हमारी कंट्री में स्टूडेंट को और यूथ को अवेयर करने के लिए, इन्वायरमेंट इशू से रिलेटेड अवेयर करने के लिए ये क्यूज ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इट मींस ये हुआ कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि गंगा उत्सव से रिलेटेड ये दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है परचेजिंग पावर के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू परचेजिंग पावर इंडेक्स PMI कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, सॉरी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि हमारी परचेजिंग पावर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, इसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली। यानी कि अगर हम बात करें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की, तो ये एक तरह से हमारी कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड भी आप बोल सकते हो उसे, कि बिजनेस एक्टिविटी को एक मेजर करने का एक यूनिट के रूप में, एक इंडेक्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो भी परचेजिंग पावर है, उससे एक तरह से क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो उससे जुड़ी हुई है। और आपसे बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही ये रिलेटेड है, ऐसा स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है PMI अबव 50% रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन व्हेन द कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। यानी कि मान लीजिए जनवरी में आपकी परचेजिंग पावर जो भी है, अगर हम फरवरी से कंपैरिजन करें इसे, फरवरी में अगर वो 50 प्लस आ रही है, ठीक है, अगर 50 से ज्यादा आती है, तो ये माना जाता है कि ये एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि आपने परफॉर्मेंस में इंक्रीज किया है, आगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है,
ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला गया था कि भी ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, जबकि ये बात गलत है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की हम बात करें तो ये परचेजिंग यानी कि परचेजिंग का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि भी ये प्रोडक्शन सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके साथ साथ ये सर्विस सेक्टर है, दोनों के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या है उसे कैलकुलेट करने का काम करती है पूरी कंट्री के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया आपको कि 50 प्लस अगर आ जाती है अगर हमारी इंडेक्स, तो इट मीन्स हम प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, उसमें एक्सपेंशन हो रही है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली में होता यह है कि पीएमआई के अंदर 0 से लेकर 100 के बीच में एक इंडेक्स के रूप में एक स्कोर दे दिया जाता है। अगर किसी का भी स्कोर 50 प्लस आता है, इट मीन्स यानी कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंस उसकी जो भी थी उससे बेटर उसकी परफॉर्मेंस है, उसमें एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। अगर 50% रहती है, 50 रहती है, इट मीन्स उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अगर 50 से लेस हो जाती है, इट मीन्स ये है कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में उसके परफॉर्मेंस में कुछ डाउनफॉल आया है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि भी आपने कितना स्कोर किया है। और आज जो आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है ये होने वाला है कि गंगा उत्सव जो भी 2020 में सेलिब्रेट किया जा रहा है ये कौन सा एडिशन है, ठीक है, ये आपको बताना है। और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि गंगा उत्सव जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये प्रोग्राम, ये जो मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।